हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई हुई थी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में कुछ उनको जानकारी दी जाए कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, मेरिट क्या क्या सिनेरियो रहता है, सैलरी का क्या है। तो इस तरीके की तमाम सारी क्वेरीज थी हमारे सामने। तो आज हमारे सामने श्री यास मोहम्मद जी हैं, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कई सारे सालों में इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और ग्रेड सी और ग्रेड सी में भी कई बार इन्होंने स्किल टेस्ट दिया हुआ है। तो स्वागत है आपका आस मोहम्मद जी हमारे YouTube चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू। तो आस मोहम्मद जी, अपने बारे में आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से कोचिंग किया आपने, कितने सालों तक तैयारी की। तो सभी को कुछ बोलने से पहले सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आस मोहम्मद, मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। और मुरादाबाद को जैसे कि स्टेनोग्राफर की हब माना जाता है। वहाँ पे ठाकुर द्वारा करके जगह है, तो वहीं पे एक जगह है जटपुरा, वहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर था, अर्शी कोचिंग सेंटर। तो मैंने उसी कोचिंग सेंटर से तैयारी की, वहीं पे पढ़ाई की। और कितने सालों तक आपने तैयारी की। मैंने 2 से 2.5 साल तैयारी की थी, जस्ट कंप्लीट मतलब कि लर्निंग से लेकर के फाइनल तक। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद अब पहली बार आपका सिलेक्शन कब हुआ, फाइनल सिलेक्शन, या पहली बार आप एग्जाम में कब बैठे। पहली बार मैं एग्जाम में बैठा था 2014 में, 2014 बैच हाँ। में। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली मेरे मार्क्स थे 85 मार्क्स। और उस टाइम पे मेरिट थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब कि उसने फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा सेकंड एग्जाम था 2015। उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ और मुझे मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाँ, IHQ MOD मिला था। कौन सा ग्रेड, उसमें किस ग्रेड में सिलेक्शन हुआ? 2400 ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था, मतलब ग्रेड डी में। ग्रेड डी। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ पर मिली थी आपको? पोस्टिंग मिली थी मेरे को विशाखापट्टनम में। हाँ। तो उसके बाद फिर आपने कोई एग्जाम दिया? उसके बाद 2016 वाला एग्जाम मैंने दिया, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, ग्रेड डी में ही हुआ, 2400 ग्रेड पे में। तो उसमें मुझे मिला था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे पोस्टिंग मिली थी उड़ीसा, भुवनेश्वर सिटी मुझे मिला था। तो मैं ऑलरेडी विशाखापट्टनम में था, तो उसके बाद मैंने उसमें जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों पास में थे। और फिर आप तो जानते हो कि रेजिग्नेशन की प्रोसेस कितनी वैसी रहती है, और रेजिग्नेशन की प्रोसेस के बाद फिर आपको सीनियरिटी भी लॉस करनी होती है। कई सारे लॉस हाँ, होते हैं कई सारे लॉस होते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, आपका फिर इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कब सिलेक्शन हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2017 बैच से। 2017 बैच में। अच्छा, तो उसमें आपके रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स आए हुए थे? उसमें मेरे 150 मार्क्स थे 2017। 150 मार्क्स थे। तो मतलब कि ये फिर तो आपने ग्रुप सी के लिए भी क्वालिफाई किया होगा? हाँ, मेरा ग्रुप सी का मैंने स्किल टेस्ट दिया था, तो ग्रुप सी के स्किल टेस्ट में मेरी 1.5 मिस्टेक थी। और ग्रुप डी का जो एग्जाम मैंने दिया था, जिसमें अभी मैं हूँ, तो इसमें मेरी मिस्टेक थी 3.2 करके मिस्टेक थी। तो ग्रुप सी में 2017 में मेरिट ज़्यादा चली गई थी क्या? हाँ, उस बार मेरिट थोड़ी ज़्यादा गई थी, मतलब 150 से भी ऊपर एबव थी। ओके। तो मतलब इतने सारे नंबर आप लाते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हैं नहीं? लाइफ में मतलब सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मेरा मानना है कि आप स्टडी के टाइम पे स्टडी करो, खेलने के टाइम पे आप खेलो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 घंटे किताबों को पकड़े हुए हैं। मेरा मानना, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि आप 2 घंटे नहीं 3 घंटे पढ़िए, लेकिन 3 घंटे जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आप 3 घंटे बुक्स को दें। आपकी उम्र कितनी हुई? फिलहाल मेरी उम्र
इस टाइम तो मैं 26 साल में आपने लगभग 7-8 एग्जाम क्रैक कर दिया। हाँ, मैं लगातार एसएससी तो मतलब कि ये तो कोई मुश्किल काम, आसान काम तो है नहीं। इसके साथ साथ मैं यूपी में एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी कराता है। हाँ स्टेनोग्राफर 2015, हाँ। स्टेनोग्राफर 2016 और 2016 लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सारे एग्जाम भी मैं क्रैक कर चुका हूँ, फाइनल स्टेज तक गया हूँ, क्योंकि उसमें मेरा सिलेक्शन ना होने की वजह थी मेरे पास ट्रिपल सी नहीं था। तो पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों के लिए आप काम कैसे निकालते हैं? उसमें थोड़ा हो जाता है, मतलब मेरा ऐसे नहीं होता कि मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए तो मैं दिन भर किताबों का स्ट्रेस लिए हुए बैठा हूँ। मेरा सिंपल सा रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं 2 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं 2 घंटे बुक्स को देता हूँ। उसके बाद अगर मेरा 3 घंटे या 2 घंटे का जो भी टाइम है तो मैं उस टाइम को एंजॉय करता हूँ, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो जो भी चीज़ है मेरा माइंड एकदम से एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को एकदम। चलिए बहुत अच्छे। तो अच्छा, हम आते हैं आपकी जॉब के ऊपर कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की, अगर हम बात करें ग्रेड डी की। जनरली तो सभी डिपार्टमेंट में जो स्टेनोग्राफर का जो प्रोफाइल होता है वो होता है कि आप ग्रेड ए ऑफिसर के साथ एज ए पर्सनल असिस्टेंट आप काम करेंगे। और उनका जो पर्सनल वर्क है, जैसे किसी दूसरे ऑफिसर्स को लेटर्स लिखने, लेटर फॉरवर्डिंग बनाने, प्लस जो भी ऑफिसर्स के लिए कॉल्स वगैरह आते हैं वो पहले पीए को ही अटेंड करने होते हैं, तो आपको वो कॉल वगैरह अटेंड करने होते हैं। सभी डिपार्टमेंट में यहाँ भी ये है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स में थोड़ा वर्क डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑफिसेस हैं, तो उनमें अलग अलग टाइप के काम पे काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा आस मोहम्मद जी, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी और ग्रेड सी, तो इसमें पे स्केल का क्या सीन रहता है? जैसे ग्रेड डी है हमारा, हाँ। तो ग्रेड डी एक्चुअल में ग्रुप सी की पोस्ट होती है। हाँ। और 2400 ग्रेड पे रहता है। जैसे कि आप इक्विवेलेंट में अगर बात करें तो जैसे पोस्टल असिस्टेंट होता है सीएचएसएल के थ्रू, वर्तमान में वो सीजीएल के अंदर आ गया है 2023 वाले सीजीएल में। और सीजीएल में जैसे आप अपने इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं उसमें टैक्स असिस्टेंट आते हैं, मतलब 2400 पे। हाँ 2400 पे ग्रेड। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सीजीएल का एग्जाम दे करके अगर आप टैक्स असिस्टेंट में सेलेक्ट होते हैं तो उसमें भी आपको 2400 पे ग्रेड मिलता है। तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट के इक्विवेलेंट है, आपको सैलरी लगभग सेम मिलने वाली है। बराबर, सही कह रहा हूँ? हाँ। अच्छा, और बाकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है इसमें? अभी इसका एक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 2400 ग्रेड पे की, तो हाँ। वैसे ही सेम इसमें एक ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे। हाँ। और एक होता है 4600 ग्रेड पे, तो वो आता है ग्रुप सी में। हाँ। और ग्रुप सी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आप बात करते हैं तो वो ग्रुप बी की पोस्ट रहती है और नॉन वेजिटेड रहती है। तो 4200 ग्रेड पे जैसे कि हमारा सेंट्रल एक्साइज है, मतलब सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो हम लोगों को 4200 ग्रेड पे में एज ए सी ग्रेड स्टेनो देता है। और जैसे आपकी हो गई AFHQ, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, एंड प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन, यहाँ 4200 पोस्ट की नहीं, तो ये जो डिपार्टमेंट है जो मैंने अभी बोले हैं तो ये 4600 ग्रेड पे एज ए स्टेनो देते हैं हमको। और बाकी मिनिस्ट्रीज में भी लेते होंगे? हाँ, मिनिस्ट्रीज में भी कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, तो 2-4 मिनिस्ट्रीज हैं जो 4200 ग्रेड पे रिक्रूट करती हैं, और कुछ मिनिस्ट्रीज 4600 ग्रेड पे रिक्रूट करती हैं। और ये 2400 वाले? 2400 वाले तो सभी मिनिस्ट्रीज में लगभग जाते हैं, तो डिपार्टमेंट में इनको ज़्यादा मतलब थोड़ा रखा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट। तो आज जी ये बताइए कि 2400 पे ग्रेड पे अगर स्टेनोग्राफर में किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट और स्टेट या फिर मिनिस्ट्री मिल सकती है उसको? डिपार्टमेंट का तो ऐसा है, जैसे इंडिया में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर साल जैसे रिक्रूटमेंट होता है तो लगभग 30 से 40 डिपार्टमेंट एसएससी जो है शो करते हैं। तो उनमें अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और जैसे आपका डीओपीटी हो गया, डीओपीटी और CSS, तो उसमें मैक्सिमम आपको चांसेस है दिल्ली मिलने के। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया और आपका रेलवे हो गया, तो इनमें अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं और अच्छे हैं तो इनमें आपको डेफिनेटली दिल्ली मिलने वाला है 2400 ग्रेड पे में। अगर मार्क्स थोड़े से कम रह गए
तो फिर आप ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी आपके मार्क्स के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी। अच्छा, और ग्रेड सी की बात करें 4200 4600 में, उसमें सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है या फिर और किसी स्टेट में भेज सकते हैं? 4200 और 4600 में थोड़ा सा ये है कि जैसे आपको अगर 4600 में आप सिलेक्ट होते हैं तो 4600 में तो आपको 100% दिल्ली मिलने वाला है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन 4200 ग्रेड पे में मैटर करते हैं आपके मार्क्स। अच्छा, मतलब हाँ किसी और ऑफिस में भी, मतलब सबऑर्डिनेट में हाँ, भेज सकते हैं? सबऑर्डिनेट में भी भेज सकते हैं। जैसे आपका सीबीआईसी है 4200 ग्रेड पे में आपको कस्टम एंड जीएसटी? हाँ कस्टम एंड जीएसटी वो ओके। आपका रिक्रूट करेगा, तो वो आपके मार्क्स वाइज आपको जोन ओके, में ओके। भेजा जाएगा। और मतलब कि 4600 में दिल्ली ही मिलना है? 4600 में डेफिनेटली दिल्ली है, मिनिस्ट्री हाँ। में आप बैठेंगे। ठीक है। और आज जी, जी इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? हाँ, क्वालिफिकेशंस में इसमें चाहिए होता है आप इंटरमीडिएट हो, हाँ। 12th पास किए हुए हो किसी भी बोर्ड से या उसके इक्विवेलेंट हो। और दूसरा आपको स्किल टेस्ट यानी शॉर्ट हैंड का नॉलेज हो। और शॉर्ट हैंड का नॉलेज है तो जिस लैंग्वेज में आप शॉर्ट हैंड करेंगे, हिंदी इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, तो उस की टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि 4600 पे ग्रेड के लिए भी 10+2? हाँ, 4600 ग्रेड पे के लिए भी +2 ही तो मतलब कि अगर हम देखें तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट है वो 4600 पे ग्रेड इक्विवेलेंट टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि सीजीएल के थ्रू आते हैं। तो अगर आप 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन है, तब भी आप जो है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट सैलरी ले सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी क्रैक करके। ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक आपको प्रायोरिटी मिलती है हाँ। कि आप 4600 ग्रेड पे अगर स्टेनोग्राफर हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और प्लस इसमें इतना अंतर रहता है पीएस में कि आप गेजेटेड ऑफिसर हैं और इंस्पेक्टर ग्रुप सी में नॉन गेजेटेड आते हैं। इंस्पेक्टर नॉन गेजेटेड आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आज जी, जैसा कि आप अभी सीबीडीटी के अंदर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए प्रमोशन का क्या स्कोप है? प्रमोशन का स्कोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो तरह से प्रमोशन है स्टेनोग्राफर्स की। पहला, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीन ये है कि उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होती हैं। अगर आप एग्जाम देते हैं डायरेक्टली तो आपको पहले एग्जाम देना होता है मिनिस्ट्रियल एग्जाम जो उसमें डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। आप वो एग्जाम देते हैं और आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मिनिमम पीरियड 3 साल सर्विस का, 3 साल बाद आप एज इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो मतलब कि फिर भी अगर लमसम में कितना टाइम लगता होगा प्रमोशन में? प्रमोशन में 3 से 4 साल, 4 साल मैक्स टू मैक्स लगते हैं। आप 4 साल में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। 4 साल में? हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता डिपार्टमेंटल, तो उसमें क्या सीन है? अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है या एग्जाम में बैठता ही नहीं है, हाँ। तो उसमें सीन ये है, आपका जो प्रमोशन है फिर पीएस लाइन में आप जाएंगे। जैसे आप 2400 ग्रेड पे में है तो जो डिपार्टमेंटल क्राइटेरिया है वो 5 साल का है आपका 4200 ग्रेड पे के लिए, और 4200 से 4600 के लिए फिर 5 साल का क्राइटेरिया है। लेकिन जनरली डिपार्टमेंट करता क्या है कि रिलैक्सेशन दे देगा हर प्रमोशन से पहले, तो आपको पीएस तक जाने के लिए 8 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन पीएस मतलब कि 4600 पे? 4600 पे ओके। प्राइवेट सेक्रेटरी। अच्छा, और अगर हम बात करें इंस्पेक्टर वाली, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि यहाँ पे 2 लाइनें हो जाती हैं हाँ, स्टेनो के लिए? 2 लाइन। एक तो आप या तो इंस्पेक्टर बनिए डिपार्टमेंटल क्वालिफाई करके, अगर डिपार्टमेंटल नहीं क्वालिफाई करना है तो पीएस में लाइन में चलिए। तो इंस्पेक्टर वाली लाइन में इंस्पेक्टर के बाद आगे क्या स्कोप है? पीएस इंस्पेक्टर लाइन में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ये रहता है कि आप 3 से 4 साल में डिपार्टमेंटल क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर बन गए। हाँ। तो पीएस बनने में आपको 8 साल लग रहे हैं, लेकिन 4600 ग्रेड पे लेने में इधर इंस्पेक्टर में आपको 3 से 4 साल लग रहे हैं। उसके बाद आप एज ए इंस्पेक्टर काम करेंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे नेक्स्ट प्रमोशन पर। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है उसके बाद आप सीधा बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब आईआरएस। आपको आईआरएस की रैंक भी, मतलब सिविल नंबर भी आपको मिलते हैं। ओके। तो मतलब कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से टीए का प्रमोशन होता है टैक्स असिस्टेंट का,
टैक्स असिस्टेंट टू सीनियर टीए टू इंस्पेक्टर, तो स्टेनोग्राफर भी इंस्पेक्टर बन सकता है हाँ एग्जाम क्वालिफाई स्टेनोग्राफर करके। भी, हाँ एग्जाम क्वालिफाई करके सेम अच्छा। इंस्पेक्टर बन सकता है। चलिए अब हम आते हैं इसके स्टेनोग्राफर के जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो किस तरीके से होता है, कितने टीयर होते हैं इसमें? इसमें बेसिकली इसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 2। हाँ। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम मिलता है उसको करने के लिए टीयर 1 में? टीयर 1 में नॉर्मली जो अभी पिछले मैं 7-8 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, हाँ। तो आप 200 मार्क्स मिलते हैं, आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं। तो जैसे जनरली किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग हाँ। और जीएस, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं। हाँ। जीके, जीएस और 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश इसमें 100 मार्क्स की रहेगी 100 क्वेश्चन। और टाइम आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। मैथ नहीं होता इसमें? इसमें मैथ नहीं होती है। तो मतलब कि अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो वो स्टेनो लाइन में जा सकता है 10+2 के बाद? हाँ +2 के बाद मैथ की जरूरत नहीं है उसमें? मैथ की इसमें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और टीयर 2 की अगर हम बात करें तो? टीयर 2 का तो जनरली जो टीयर 1 में क्वालिफाई होते हैं बच्चे, हाँ। उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। तो टीयर 2 में आपका शॉर्ट हैंड का ही एग्जाम होता है। शॉर्ट हैंड का? शॉर्ट हैंड का। तो शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो इसको अगर कोई बच्चा लर्निंग से सीखना चाहता है तो कितने दिनों में वो 80 की स्पीड का मैटर लिखने लगेगा? जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस ही यहाँ पे शेयर करूंगा। हाँ। तो मैंने मेरे टीचर की बात कह लीजिए या मेरी कह लीजिए, उन्होंने मुझे भी अपना 100% दिया, मैंने उनको अपना 100% दिया था। तो मैं 2 महीने में 90 की स्किल में लिख रहा था। मतलब लर्निंग से एबीसीडी से शुरू किया था मैंने, और 2 महीने में 90 पे उन्होंने मुझे पहुंचा दिया था, या मैं पहुंच गया था। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप एवरेज अपना 100% देते हैं, लेकिन थोड़े से अगर एवरेज भी हैं तो 3 महीने मैक्सिमम है। 3 महीने बहुत टाइम होता है ये 80 क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, हाँ। टीयर 1 की अगर हम बात करें टीयर तो शॉर्ट हैंड के बारे में पूछते हैं वो कितना दिन लगेगा सीखने में, क्या है क्या नहीं, तो उसमें क्या पॉसिबल है क्या रिटन का जब रिजल्ट आता है उसके बाद कितने दिनों बाद स्किल टेस्ट होता है? जनरली जैसे मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूं तो कुछ टाइम तक तो 5 से 6 महीने लग जाते थे, लेकिन फिलहाल पिछले 3 टाइम से लगभग ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद 1.5 से 2 महीने तक का टाइम एसएससी लेता है, उसके बाद स्किल टेस्ट करा देता है। तो मतलब कि अगर हम ये कहें कि टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद कोई बच्चा लर्निंग से सीखने की सोचे अगर शॉर्ट हैंड, तो शायद वो कंप्लीट ना कर पाए कोर्स। हाँ हो सकता है, अगर मान लीजिए वो अपना 100% देने में सक्षम ना हो, आप एक नई लैंग्वेज नई कोडिंग सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में सीधा आ जाए, वो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, और फिर आपको सिखाने वाला भी इतना ही एलिजिबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो आपने हिंदी से सीखा था या इंग्लिश से? मैं हिंदी से स्टार्ट। ज़्यादा सही कौन सा रहता है? वो तो बेसिकली अपनी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर है, लेकिन मेरा मानना जनरली ये था कि मैं जैसे हिंदी भाषी हूँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश से, तो मुझे हिंदी में थोड़ी पकड़ ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड हो, हाँ, उस लैंग्वेज से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। आजकल रिटन का कट ऑफ कितना जा रहा है ग्रेड सी और डी के लिए, कुछ अंदाजा है आपको? हाँ मैं तो एग्जाम दे ही रहा हूँ। अच्छा, आपने 2022 भी दिया है। कितनी मेरिट गई हुई है रिटन की? रिटन की मेरिट तो इस बार तो कुछ खास नहीं गई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार मतलब अभी ऑफिशियली एसएससी ने जारी नहीं किया, लेकिन जो सोर्सेस हैं मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो वो अपना बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 4000 वैकेंसी हैं इस बार। 4000 ग्रेड डी की सारी टोटल। हाँ। अच्छा, तो मेरिट कितनी गई थी वो तो मेरिट जनरल की तो गई थी 98। हाँ 2400 ग्रेड पे के लिए। हाँ। और सी की गई थी आई थिंक 130 गई थी, मेरे को कंफर्म नहीं हूँ मैं। अच्छा, हाँ मतलब आपने क्वालिफाई किया होगा? हाँ मेरे 150 मार्क्स हैं इस बार में। नहीं, अगर कोई बच्चा ग्रेड डी के स्किल टेस्ट के लिए जाता है
तो उसको कितने मिनट का कितने वर्ड्स का मैटर बोलते हैं और उसको कितना टाइम मिलता है टाइपिंग के लिए? टाइपिंग के लिए पहले क्या होता था हम्म, कि मैटर पहले एक लैब में बोला जाता था, हाँ और लैब के बाद अलग रूम में बोलने के बाद अलग लैब में आपको जाना होता था हाँ कंप्यूटर में। लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि आप जिस पीसी पे बैठे हैं जहां आपका नंबर है वहीं पे आपको स्किल माइक के थ्रू आपको सुनाई देगा, आपको अच्छा वहीं पे लिखना है। तो ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्किल बोला जाएगा, और वो 10 मिनट का स्किल होगा, मतलब 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे 10 मिनट में। और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए कितना टाइम मिलता है? आपको जैसे ही 80 मिनट, सॉरी, जैसे ही आपको ये 10 मिनट की स्किल बोल दी जाएगी 80 की स्पीड से, हाँ तो आपको 10 मिनट का टाइम पहले उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ओके। कि आप अपना स्किल पढ़ लीजिए। हाँ उसके बाद अब तो सिस्टम है, तो सिस्टम में खुद ही टाइम स्टार्ट होता है। हाँ तो 65 मिनट्स मिलते हैं हिंदी के लिए? हिंदी के लिए, और 55 मिनट्स मिलते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए। ट्रांसक्राइब ये करने के लिए। ग्रेड बी की बात की आपने। ग्रेड, हाँ ग्रेड डी। और ग्रेड सी में क्या है? ग्रेड सी में भी सेम ही है। ग्रेड सी में बस ये है कि ग्रेड उसके लिए 55 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेंगे। और स्पीड आपकी रहेगी 100 की स्पीड रहेगी, 10 मिनट में 1000 वर्ड आपको 1000 बोले जाएंगे। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान गलतियां भी होती होंगी, हाँ, गलतियां तो इंसान क्योंकि इतनी स्पीड से मैटर हाँ। लिखता है बच्चा, तो ट्रांसक्रिप्शन में तो गलतियां होनी तय हैं। हाँ, गलतियां होती तो हैं। ग्रेड डी में कितने परसेंट मिस्टेक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है? ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो जैसे दो कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 7% गलतियां आपकी एग्जाम्प्ट हैं, और अगर आप ओबीसी या अदर कास्ट से हैं तो फिर आपको 10% मिस्टेक माफ हो जाती है। 10% ओके। और ग्रेड डी में, सॉरी ग्रेड सी में? ग्रेड सी में यही हो जाता है, जनरल के लिए 5% और ओबीसी एससी अदर्स के लिए 8%। ग्रेड सी की बात ग्रेड है। सी की बात। अच्छा, और उसको तो लगभग ज़्यादातर इशू हमने इसमें कवर कर लिए हैं आसिफ मोहम्मद जी। जी। तो आप हमारे दर्शकों को कोई बुक सजेस्ट करना चाहें अगर शॉर्ट हैंड के लिए? शॉर्ट हैंड के लिए तो जनरली वो, मैं हिंदी से हूँ तो ऋषि प्रणाली की बुक आती है, हाँ, तो ऋषि प्रणाली से ही मैंने की है। अच्छा। और बात करते हैं अगर इंग्लिश और जीके वगैरह की, तो जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो ग्रामर के लिए मैंने ल्यूसेंट की एक बुक आती है, तो ल्यूसेंट की बुक ग्रामर के लिए की थी। और वर्ड मीनिंग पर कमांड के लिए एक बुक आती है इंग्लिश की, स्पीडी प्रीवियस ईयर करके, तो वो उससे वर्ड मीनिंग किए थे। तो मतलब इंग्लिश 100 नंबर का उस बुक से पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस? हाँ, उस बुक से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा स्पीडी से। और ग्रामर पे अगर आप अच्छे से बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो मतलब ल्यूसेंट इज द बेस्ट। तो ये थे हमारे आसिफ मोहम्मद साहब, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। आप लोगों को देखा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 8-10 एग्ज़ाम इन्होंने इतनी छोटी उम्र में क्वालिफाई कर लिया है। तो इनसे बात करने जैसे हमको पता चला कि अगर कोई बच्चा 12वीं पास है और या तो उसका मैथ बिल्कुल वीक है, कोई कमांड नहीं है मैथ में, तो वो उसके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम अगर देखा जाए देने वाला कॉम्पिटिटिव तो स्टेनोग्राफर का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। क्योंकि इसमें सैलरी भी आपको, अगर आप सीजीएल मान लीजिए देने जाते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल लगेगा आपको 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करने में, तो उसके बाद आप अगर सीजीएल देने जाइएगा 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, फिर वही ग्रेजुएशन सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे। उससे पहले अगर आप चाहें थोड़ी सी मेहनत करके तो ग्रेड सी का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उन 3 सालों में ग्रेजुएशन भी होती रहेगी और आप शायद इक्विवेलेंट टू इंस्पेक्टर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी क्वालिफाई कर सकते हैं। कंपटीशन भी इसमें बहुत कम रहता है बाकी एग्ज़ाम्स से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और 2022 का आपका रिजल्ट शायद आने ही वाला होगा कुछ दिन। हाँ, स्किल टेस्ट तो हो गया है, तो एक्चुअली रिजल्ट आने में देर ये हुई कि
इंग्लिश वाले जो स्किल हुआ था तो उसमें कुछ थोड़ा स्पीकर में गड़बड़ होने की वजह से अच्छा, लोगों को अच्छा। सुनाई नहीं दिया, तो री एग्जाम हुआ था इंग्लिश में। इंग्लिश में, तो उसकी वजह से सभी का रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए हम लोग वेट एंड वॉच। दुआ करते हैं कि आप इस बार ग्रेड सी क्वालिफाई करें और देखते हैं। बाकी आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक और यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को। कि आप लोगों को आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।